जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार में जो विवाद चल रहा है, उनकी पत्नी और उनके माता पिता के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, कैप्टन अंशुमान सिंह की वीरता और शौर्य की कहानी आपने सुन ली। लेह लद्दाख में ऊंचाई पर जब एक टेंट है वो आग की चपेट में आ गया था और वहीं एक टेंट और था जिसमें मेडिसिन्स रखी हुई थी, और क्योंकि कैप्टन अंशुमान सिंह एएमसी के डॉक्टर थे तो उनको वहाँ पे जवानों का इलाज देखना था, उनको चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे पोस्टिंग किया गया था। और टेंट में आग लगने के बाद जिस प्रकार उनका साइटेशन है उसके अनुसार उन्होंने जवानों को भी बचाया और जो मेडिसिन्स थी उसको भी सेफ जगह पर रखने के लिए जब वो टेंट में घुसे तो आग की चपेट में आ गए और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दिया। अब इसके बाद उनका साइटेशन भेजा गया और रिकमेंड हुआ कि उनको कीर्ति चक्र दिया जाएगा। दोस्तों, जब से कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत हुई है तब से लेके जब तक राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र दिया नहीं गया तब तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि उनके परिवार में कोई विवाद है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र पत्नी स्मृति सिंह को दिया गया तो उसके बाद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता नाराज हो गए। उन्होंने वहां कर्नल साहब से दरख्वास्त भी किया कि आप हमें एक बार इस कीर्ति चक्र को दिलवा दीजिए, हम घर ले जाकर इसको कैप्टन अंशुमान सिंह की जो याददाश्त के तौर पे उनके घर पे वर्दी रखी गई है उस पे लगा के एक बार फ़ोटो खींचेंगे। लेकिन कैप्टन अंशुमान सिंह की जो पत्नी स्मृति है उसने ये कीर्ति चक्र अपने सास ससुर को नहीं दिया और अपने साथ लेके अपने पीहर चली गई। अब इसके बाद कई कहानियाँ सामने आई कि कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत के 13वें दिन ही पत्नी स्मृति ने घर छोड़ दिया था, ससुराल छोड़ दिया था, और जितने भी कैप्टन अंशुमान सिंह के डॉक्यूमेंट्स थे उनमें उनके जो नाम, उनके ईमेल आईडी, उनके मोबाइल नंबर, उनके होम एड्रेस, उन सब को बदलवा दिया गया। और कई बातें ऐसी जो घर में होनी चाहिए थी वो पब्लिक के सामने आ चुकी है और अभी भी लगातार जारी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नेक्स्ट ऑफ किन पर विवाद क्यों, क्या कैप्टन अंशुमान सिंह ने गलत पार्ट ऑर्डर कराया था। दोस्तों, ये सब कुछ जो पैसा मिलना होता है एजीआई का, डीएसओपी का, उसके बाद विल का जो हियर टू स्टेट है, ये सब एक जेसीओ जवान और अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उसकी पत्नी, उसके सास ससुर और उसके माता पिता के ऊपर। तो इन सब विवाद के बीच सवाल ये उठता है कि क्या कैप्टन अंशुमान सिंह ने गलत पार्ट ऑर्डर कराया था। तो इसी को लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ। भारतीय सेना में थल सेना, वायुसेना, जल सेना, कोस्ट गार्ड या पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनमें जब भी कोई जेसीओ जवान, अधिकारी या इनके समकक्ष रैंक का कोई भी जवान भर्ती होता है तो उस समय डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कुछ फॉर्म्स होते हैं वो साइन करवाए जाते हैं और सीट रोल बनाया जाता है। उसके बाद IAFF 95A8 बनाया जाता है, फिर ऑफिसर सर्विस रिकॉर्ड बनाया जाता है। इन सब में ये दर्ज होता है कि माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म तारीख क्या है, उनकी माता पिता की उम्र क्या है, एड्रेस क्या है और नेक्स्ट ऑफ किन कौन होगा। तो मोस्टली 90% केसेस के अंदर जेसीओ जवान अधिकारी जब भारतीय सेना में भर्ती होते हैं तो अभी के समय में वो अविवाहित होते हैं, यानी शादीशुदा नहीं होते हैं। तो एनओके में अपने माताजी या पिताजी का नाम लिखाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद या ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद जब शादी हो जाती है तब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है और ये फॉर्म दोबारा से भरने होते हैं। और जब दोबारा से फॉर्म भरने होते हैं, जब शादी हो जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट लाके जेसीओ जवान अधिकारी द्वारा यूनिट में दिया जाता है तो वहाँ पे पार्ट टू ऑर्डर पब्लिश होता है। इन पार्ट टू ऑर्डर में सबसे पहला पार्ट ऑर्डर होता है मेरी। ये एक डिस्क्रिप्शन है पार्ट ऑर्डर का, इसका पूरा नाम है मैरिज, यानी किससे शादी हुई है, जिसमें लिखा जाता है मेरी टू श्रीमती सो एंड सो, उसके फादर का नाम यानी जो जवान जेसीओ अधिकारी उसके ससुर का नाम, और ये मैरिज कहाँ पे हुई है, किस तारीख को हुई है। तो पहला पार्ट ऑर्डर होता है मैरिज का।
और क्योंकि शादी से पहले जो एनओके है या माता या पिता है, तो चेंज ऑफ एनओके का भी पार्ट ऑर्डर होता है। तो शादी के बाद जेसीओ जवान अधिकारी एनओके चेंज्ड टू, यानी अब किसको एनओके बनाना चाहता है। दोस्तों, शादी के बाद पहली प्रायोरिटी होती है कि वाइफ ही एनओके बनेगी। तो वो जेसीओ जवान अधिकारी एनओके का अपना पार्ट ऑर्डर करवाता है और एनओके चेंज टू श्रीमती जो वाइफ का नाम है, और साथ साथ जो नॉमिनेशन होता है चेंज ऑफ एनओके का, उस फॉर्म को लगा के रिकॉर्ड ऑफिस या ओआरओ अफसर रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना होता है। अगली जो कैजुअलिटी पब्लिश की जाती है पार्ट ऑर्डर की, वो होती है एनओके एफई, यानी एनओके फॉर फैमिली पेंशन। ये जवान सर्विस के दौरान ही बता देता है कि मेरी यदि शहादत हो जाती है सेवा करते हुए, तो मेरे बाद फैमिली पेंशन किसको मिले। तो दोस्तों, 100% केसेस में जब एनओके फॉर चेंज ऑफ फैमिली पेंशन का पार्ट ऑर्डर पब्लिश होता है, तो उसमें उस जेसीओ जवान अधिकारी द्वारा अपने वाइफ का ही नाम लिखाया जाता है। तो यहाँ पे एनओके फॉर फैमिली पेंशन भी वाइफ के नाम पर जवान करके जाता है, और चेंज ऑफ एनओके भी वाइफ के नाम पे करके जाता है। तो नेक्स्ट ऑफ किन भी वाइफ हुई और फैमिली पेंशन भी वाइफ को मिलेगी। अगली जो कैजुअलिटी पब्लिश होती है वो है एनओके ईएसटी, यानी नेक्स्ट ऑफ किन फॉर हियर टू स्टेट। जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा, और ये जेसीओ जवान अधिकारी जिंदा रहते हुए बिल्कुल सरकार को लिख के देता है कि मेरे जाने के बाद नेक्स्ट ऑफ किन फॉर हियर टू स्टेट कौन होगा। तो इसमें भी वाइफ का नाम लिखाया जाता है। अगली जो कैजुअलिटी पब्लिश होती है वो है एनओके एसएफई, यानी नेक्स्ट ऑफ किन फॉर स्पेशल फैमिली पेंशन। कोई जवान एक्टिव ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि कैप्टन अंशुमान सिंह है, इनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। तो कैप्टन अंशुमान सिंह ने भी पहले लिख के दिया होगा कि मेरे ना रहते हुए जो स्पेशल फैमिली पेंशन है मेरी वाइफ स्मृति को दी जाए, और इसके लिए पार्ट ऑर्डर बाकायदा पब्लिश होके उसके सर्विस डोजर में लगा हुआ है। और ये पार्ट ऑर्डर MP5 ब्रेवो आर्मी हेडक्वार्टर अफसर रिकॉर्ड ऑफिस में भी जा चुका है, और जो आज फैमिली पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है वो इसी पार्ट ऑर्डर के मुताबिक मिल रही है। अगला पार्ट ऑर्डर पब्लिश होता है दोस्तों विल का, यानी एक जवान जेसीओ अधिकारी के ना रहते हुए उसके बाद उसके पीछे जो भी संपत्ति है उस पे अधिकार किसका होगा। तो इस विल में भी नाम वाइफ का लिखा जाता है। वाइफ के नाम पर यह पार्ट ऑर्डर होता है शादी के बाद, और शादी से पहले यह विल है माताजी या पिताजी के नाम पे होती है। शादी के बाद विल है पत्नी के नाम पे की जाती है। अगला होता है जेसीओ और जवानों के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, और अधिकारियों के लिए DSOP। तो NOK AFPPF और NOK DSOP, जितना भी जो पैसा कट रहा है प्रोविडेंट फंड के नाम पे FE फंड में या DSOP फंड में, ये पैसा एक जेसीओ जवान और अधिकारी के बलिदान के बाद किसको मिले, ये भी पार्ट ऑर्डर के जरिए जेसीओ जवान अधिकारी साइन करके सरकार को बताता है कि मेरे ना रहने के बाद जो FE फंड में और DSOP फंड में जितना भी पैसा जमा है वो किसको मिले। तो दोस्तों, कैप्टन अंशुमान सिंह ने भी जो DSOP फंड का पैसा है वो स्मृति सिंह को देने के लिए साइन करके ही गए थे। एक और दोस्तों, एक होती है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। पूरी सर्विस करके रिटायरमेंट होता है उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है, और सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो वो DCRJ कहलाता है। इसके लिए भी NOK होता है, NOK फॉर DCRJ, यानी नेक्स्ट ऑफ किन फॉर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। इसके लिए भी कैप्टन अंशुमान सिंह ने साइन किया था कि मेरे ना रहने के दौरान जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो मेरी पत्नी स्मृति सिंह को मिले, और उनको मिली। फाइनली दोस्तों, एक पार्ट ऑर्डर और पब्लिश होता है NOK AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में भी जेसीओ जवान अधिकारियों का हर महीने प्रीमियम कटता है। उसी के मुताबिक 75 लाख और 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस डेथ के बाद मिलता है। तो इसके लिए भी जेसीओ जवान अधिकारी नॉमिनेशन करता है कि मेरे ना रहते हुए जो AGIF में पैसा है वो किसको मिले।
इसमें एक प्रोविज़न है दोस्तों 33% और 67% प्लस 50% और 50%। यानी जो जेसीओ जवान अधिकारी है उसकी पत्नी, बच्चे नहीं है, तो माता पिता को 50% एजीआई का पैसा मिलेगा और पत्नी को 50% मिलेगा। और यदि बच्चे हैं तो माता पिता को दोनों को मिला के 33% और बच्चों और पत्नी को 67%। तो इसमें यदि कोई जेसीओ जवान अधिकारी नॉमिनेशन सही तरीके से कराता है, जैसे कि कैप्टन अंशुमान सिंह ने करवाया था, तो वो पैसा उसी के मुताबिक मिलेगा। कैप्टन अंशुमान सिंह के बच्चे नहीं है, क्योंकि शादी के 5 महीने के बाद में उनकी शहादत हो गई थी और उन्होंने एनओ के एजीआईएफ का पार्ट ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से कराया। उन्होंने 50% शेयर अलॉट किए और उसी के मुताबिक जो एजीआई का है 50 लाख रुपए कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता को मिले और 50 लाख रुपए स्मृति सिंह को मिले। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका नियम है 15 लाख और 35 लाख, यानी उनका जो शेयर है यदि माता पिता और वाइफ है तो 3 इक्वल शेयर में डिवाइड कर दिया गया। और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो एक्स ग्रेसिया स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिलता है वो उनके पूरे परिवार को दिया गया। अब दोस्तों इसके अलावा बैटल कैजुअल्टी फंड के जरिए और एक्स ग्रेसिया ये भी जिस स्टेट गवर्नमेंट में शहादत होती है वो भी देती है और होम स्टेट वाले भी दे सकते हैं। तो उसका रूल यह है कि वो एनओके को ही दिया जाएगा, तो पूरा पैसा पत्नी को जाता है या फिर एनओ के पिता या माता में से कोई होता है तो उनको जाता है। यहाँ पे विवाद है कि जो पेंशन है वो स्मृति सिंह को क्यों मिल रही है, जितना भी डीएसओपी का, डीसीआरजे का और बाकी जो 100% जो ग्रांट मिला है वो वाइफ को क्यों मिला है, और जो कीर्ति चक्र है वो वाइफ को क्यों मिला है, वो क्यों लेके गई। तो इसके पीछे दोस्तों ये डॉक्यूमेंटेशन है। इन डॉक्यूमेंटेशन में यदि कैप्टन अंशुमन सिंह अपने माता पिता का नाम लिखे होते तो आज ये सब कुछ पैसा उनके माता पिता को मिलता। जब वो पार्ट ऑर्डर ही अपनी पत्नी के नाम पे करवा के गए हैं तो इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों कैप्टन अंशुमन सिंह के मामले में सेना ने वही काम किया जो कैप्टन अंशुमन सिंह ने लिख के दिया। अब इसके बियॉन्ड जाके सेना नियमों को बदल नहीं सकती, कैप्टन अंशुमन सिंह के जो साइन किए हुए डॉक्यूमेंट है उनको बदल नहीं सकती। और दोस्तों यदि शादी के बाद भी ऐसा कोई प्रावधान होता कि एनओ के चेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है तो भारतीय सेना के जवानों से कोई शादी नहीं करता। इसलिए कर्मचारियों और सेना के जवानों के लिए ये नियम है कि शादी के बाद जो एनओ के है वो पत्नी होगी और फैमिली पेंशन, ईयर टू स्टेट, स्पेशल फैमिली पेंशन, डीएसओपी, एफई फंड के लिए जो नॉमिनेशन है वो वाइफ के नाम पे कराना होगा। शेयर अलॉटमेंट एजीआईएफ में करवा सकते हैं जो कि कैप्टन अंशुमन सिंह ने करवाया है। इसके अलावा यदि कोई नियम होता कि एफई फंड, डीसीआरजे, डीएसओपी, साथ ही साथ एनओके और फैमिली पेंशन, ईयर टू स्टेट, स्पेशल फैमिली पेंशन, इन सब के लिए यदि कैप्टन अंशुमन सिंह अपने माता पिता को एनओके बनाते तो आज सब कुछ माता पिता को मिल जाता, लेकिन ऐसा कोई नियम प्रावधान नहीं है। तो ये थी दोस्तों असलियत कि जो सोशल मीडिया में पिछले 10 दिनों से एक विवाद छिड़ा हुआ है कि कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी सब कुछ ले गई। तो सब कुछ वो अपनी मर्जी से नहीं ले गई, उसको किसी ने लिख के दिया है, सरकार ने उसी के अनुसार काम किया है। अब दोस्तों आप एक जेसीयू जवान और अधिकारी है और यदि आप आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में जो पैसा जमा होता है, इंश्योरेंस का पैसा डेथ के बाद मिलता है, आप सोचते हो कि मेरा भी जो नॉमिनेशन है वो पूरा वाइफ के नाम पे है, मैं उस नॉमिनेशन को बच्चों के नाम पर और माता पिता के नाम पे भी करवाना चाहता हूं, तो आप यूनिट में पार्ट ऑर्डर पब्लिश करवा सकते हैं इस प्रकार। AGIS आपको जो पहले शादी के बाद AGI का नॉमिनेशन आपने भरा होगा वो नॉमिनेशन फ्रेश नॉमिनेशन के जरिए रद्द करना होगा। एक नया नॉमिनेशन आपको भरना होगा जिसमें आपको नॉमिनेशन फॉर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड चेंज टू श्रीमती, पहले वाइफ का नाम होगा, इसको आप 67% में से कितना भी शेयर दे सकते हैं, 30, 35, 40%। उसके बाद आपके जितने बच्चे हैं उनको भी आप डॉटर, सन, उनको परसेंटेज में आप शेयर अलॉट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पत्नी और बच्चों को जो शेयर है
AGI का वो आप 67% तक दे सकते हैं। अब बाकी रहा 33%, तो उसमें आप माता पिता को दे सकते हैं। जैसे माता को 20% दिया, फादर को 13% दिया, या माता को 15% दिया, फादर को 18% दिया, जैसे आपकी मर्जी है। कुल मिलाकर 100% जो परसेंटेज शेयर है वो आप अपने परिवार में अलॉट कर सकते हो। उनको डिसाइड कर सकते हो कि AGI का पैसा किस प्रकार मिले। ये नॉमिनेशन डेथ के बाद काम आता है। इसी के अनुसार AGI जो है परिवार वालों को 75 लाख और 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, और आपको जानकारी कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जो सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही है उनको शांत करवाने के लिए आप शेयर कर सकते हो कि जो जैसे वो जवान अधिकारी चाहेगा उसके इस दुनिया में ना रहने के बाद परिवार वालों को वैसा ही ग्रांट मिलेगा, वैसा ही अनुदान मिलेगा, वैसी ही पेंशन मिलेगी और वैसे ही जो वित्तीय लाभ मिलेंगे। एक सास ससुर के कहने से, एक माता पिता के कहने से, एक पत्नी के कहने से, बच्चों के कहने से नहीं मिलेगा। जो अधिकारी जैसी वो जवान साइन करके गए हैं उसी के मुताबिक उनको पैसा मिलेगा।